लास्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने किया था मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। तो उससे रिलेटेड हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट इज द मिरर फॉर्मूला इज, मिरर फॉर्मूला का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और लेंथ फॉर्मूला अब हम डिस्कस करेंगे। लेंथ फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो मिरर फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेंथ फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हम इसके न्यूमेरिकल्स आज डिस्कस करेंगे। 1/f is equal to with the by using the formula 1/f is equal to 1/v minus 1/u। तो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है a needle placed 45 centimeter from a lens, a needle placed 45 centimeter from a lens। नीडल रखी हुई है 45 सेंटीमीटर लेंस से दूर, सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। Forms an image on a screen, forms an image on a screen, placed 90 centimeter on the other side of the lens, placed 90 centimeter on the other side of the lens, on the other side of the lens। Identify the types of lens, identify the types of lens, identify the types of lens and determine the focal length and determine its focal length। तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज इफ द साइज ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर। तो इसका इमेज का साइज क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज if the size of the needle is 5 centimeter, if the size of the needle is 5 centimeter। तो इसमें हमारे पास गिवन है ए नीडल प्लेस्ड, एक नीडल रखी हुई है 45 सेंटीमीटर लेंस से दूर, फॉर्म्स है और वो इमेज बना रही है स्क्रीन पे, प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। दूसरी साइड पे रखी हुई है 90 सेंटीमीटर के दूसरे लेंस की तरफ। नेक्स्ट नीडल रखी हुई है दूसरी साइड 90 सेंटीमीटर और फर्स्ट लेंस के ऊपर इमेज रखी हुई है दैट इज 45 सेंटीमीटर। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लेंस, हमने आइडेंटिफाई करना है लेंस कौन से टाइप का है, एंड डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, और उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन है u इज इक्वल टू माइनस 45 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं। सो द वैल्यू ऑफ u शुड बी इक्वल टू माइनस 45 सेंटीमीटर and the value of image distance v should be equal to 90, image distance v should be equal to 90 centimeter। so हमने क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है।
-1/u। तो हमें v की वैल्यू भी पता है और u की वैल्यू भी पता है, इसमें पुट करेंगे और हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो 1/f इज इक्वल टू 1/f शुड बी इक्वल टू 1/v। द वैल्यू ऑफ v शुड बी इक्वल टू 90। सो 1/90 माइनस the value of u should be equal to -45. So 1/90 plus 1/45. So अगर हम इसका LCM लेंगे तो LCM will be 90. So 1 plus 2 that is equal to 3/90. So the value of 1/f should be equal to 1/30. The value of f should be equal to the focal length should be equal to 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या आ गई? पॉजिटिव। सो दिस इज कन्वेक्स लेंस। अगर पॉजिटिव वैल्यू आए तो ये क्या हमारा लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस। सो द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज +30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम राइट करेंगे द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज convex lens is +30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की अगर हम कोडिंग देखें तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? +30 सेंटीमीटर। सो मैग्निफिकेशन अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू I/O दैट इज इक्वल टू V/U। सो द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज m is equal to I/O that is equal to V/U। तो हमारे पास क्या है? हमें गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू +5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है, इमेज का हमने फाइंड आउट करना है द साइज ऑफ। अगर हमें साइज नीडल का गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर, इट मींस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज +5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज +5 सेंटीमीटर। Height of the object is +5 सेंटीमीटर और इमेज का हमने निकालना है हाइट ऑफ द इमेज इज I is, ये हमने फाइंड आउट करना है एंड द वैल्यू ऑफ V एंड U इज ऑलरेडी गिवन। सो अब इसमें हमने हमारे पास क्या क्या गिवन था? द वैल्यू ऑफ U शुड बी इक्वल टू -45 and the value of V should be equal to 90 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे लेंस फॉर्मूला में। जब हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू I/O दैट इज इक्वल टू V/U। तो हमारे पास इसमें क्या गिवन था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन था दैट इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस इज 90 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो हियर वी पुट द वैल्यूज ऑफ v एंड u। वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ एंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ शुड बी इक्वल टू f इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो नाउ द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज +30 सेंटीमीटर। सो अब हम मैग्निफिकेशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U एंड द वैल्यू ऑफ height of the object here is 5 centimeter. We have to find the height of the image and value of U and V is already given. So here we put the value in this formula and we find out the height of the image. So हम इसमें पुट करेंगे इस फॉर्मूला में m is equal to I/O is equal to V/U। O की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज +5 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ V शुड बी इक्वल टू 90। द वैल्यू ऑफ U इज इक्वल टू -45। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट I मल्टीप्लाई -45 दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 90। सो I इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 90 बाय -45। सो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज so the value of I should be equal to -10 centimeter. So the height of the image should be equal
इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई, हाइट ऑफ द इमेज इज -10 सेंटीमीटर। सो नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट फाइनल फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। तो ये इमेज क्या बन रही है हमारी, इन्वर्टेड। तो इसमें हमने क्या, पहले लेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन फाइंड आउट किया। अब हमारे पास नेगेटिव साइन यहाँ क्या शो कर रहा है कि इमेज हमारी क्या बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड। So our next numerical is, the image obtained with a converging lens is erect. The image obtained with a, the image obtained with a converging lens is erect. Converging lens is erect. Lens is erect and 4 times the length of the object, and 4 times the length of the object, the length of the object. The focal length of the lens is 20 centimeter. The focal length of the lens is 20 centimeter. The focal length of the lens is 20 centimeter. Calculate the object and image distance. Calculate the object and image distance. Object and image distance. तो इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है, द इमेज ऑब्टेन्ड विद ए कन्वर्जिंग लेंस इज इरेक्ट। जो हमारे इमेज बन रही है कन्वर्जिंग लेंस पे, वो हमारी क्या है, दैट इज इरेक्ट एंड 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। द फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर। इसमें हमने फाइंड आउट करना है इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हमारे पास फोकल लेंथ गिवन है दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। Focal length should be, focal length f should be equal to plus 20 सेंटीमीटर। और इसमें हमें गिवन है द इमेज जो ऑब्टेन हो रही है दैट इज इरेक्ट और 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो m इज इक्वल टू v बाय u दैट इज इक्वल टू +4। सो मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, magnification m is equal to v by u that is equal to +4. So the value v should be equal to +4 into u. The value v should be equal to 4u. So according to length formula, focal length given है हमें और क्या given है, v given है। So according to length formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u। सो अब इसमें हम क्या वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किसके इक्वल होगी। सो द वैल्यू ऑफ f शुड बी इक्वल टू 1 by 20। 1 by 20 is equal to 1 by 4u minus 1 by u। So 1 by 20 is equal to 4u, so 1 minus
for u, we have to calculate the value of u. So by cross multiplying, 1 multiply 4u, that is equal to minus 3 multiply 20. The value of 4u is equal to minus 3 by 20. So the value of u should be equal to minus 3 by 20 divided by 4. So u is equal to minus 3 multiply 20 by 4. So the value of u should be equal to minus 15 centimeter. u should be equal to minus 15 centimeter. So u की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर. अब हमारे पास क्या था? v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, v शुड बी इक्वल टू 4u. v should be equal to 4u. So here we put the value of u and the value of v should be equal to minus 60 centimeter. So अब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली. The value of u should be equal to minus 15 centimeter and the value of u should be equal to minus 60 centimeter. तो यही हमने वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी. हमारे पास क्या गिवन था? हमारे पास फोकल लेंथ हमें दी हुई थी, दैट इज प्लस 20 सेंटीमीटर. And the formula of magnification is v by u, which is 4 times the length of the object. So here, so इसमें हमने ये u इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ. So the value of v should be equal to plus 4u. So according to Lenz's formula, 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So the value of f should be equal to plus 20 and the value of v should be equal to 4u. So by taking LCM, the value of u becomes minus 15. अब हमने क्या किया? हमने u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. v हमारे पास था, दैट इज 4u. तो इसमें भी हमने u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. सो हमने v, हमारे पास v की वैल्यू क्या आई? दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 60 सेंटीमीटर. सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. So now we will discuss with the next topic. So इसमें हमने डिस्कस किया मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला इज 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. Now we will discuss Lenz's formula, that is 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. So now अब हम डिस्कस करेंगे that is total internal reflection. So now we will discuss with the topic that is total internal reflection. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा? जब कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो वो क्या पास होएगी डेंसर से रेयरर मीडियम में. डेंसर से रेयरर मीडियम में जब पास होगी तो रिफ्रैक्टेड रे क्या है? वो बेंट अवे द नॉर्मल हो जाएगी. सो इसमें क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंस से. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जब कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो डेंसर से रेयरर मीडियम में पास कर जाएगी. पास करने के बाद रिफ्रैक्टेड रे क्या है? बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से. सो इसको हम लिखेंगे व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट जब एक रे ऑफ लाइट आती है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes from an optically denser medium to rarer medium, denser medium to optically rarer medium, तब क्या होगा? ये ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर मीडियम में ये लाइट क्या कर जाएगी? रिफ्रैक्ट कर जाएगी. तो इस केस में क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे इज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. द रिफ्रैक्टेड रे is bent away from the normal, is bent away from the normal. तो
इसको हम डायग्राम के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी एक रे आई जो इंसिडेंट होके फर्दर क्या हुई, ये रिफ्रैक्ट होगी। ये क्या है, कोई भी, ये हमने ले लिया डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर मीडियम। ये रेयरर मीडियम है और ये क्या है हमारा डेंसर मीडियम। इसमें क्या है, एक रे आकर ये क्या है वापस रिफ्रैक्ट हो गई डेंसर से रेयरर मीडियम में। तो कोई भी एक रे आएगी वो उसमें लाइट पास होगी तो वो जाएगी डेंसर से रेयरर मीडियम में, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी और इसके बीच का एंगल जो बनेगा, और ये क्या है हमारा नॉर्मल, ये क्या होगी हमारी आर और दिस वन इज आई। फिर अगेन इसमें हम डिस्कस करेंगे, फिर एक रे आई और फिर ये क्या होगी रिफ्रैक्ट होगी और उसके बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज आर एंड आई। अब एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 90 के इक्वल होगा। तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। व्हेन इसमें क्या होगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरोस्पोंडिंग टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। ऐसे टाइम पे वो क्या होगी, एक रे आएगी, इसमें क्या एक रे आएगी तो वो क्या है एंगल बना देगी, आई शुड बी इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, क्रिटिकल एंगल की। इस केस में क्या होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरोस्पोंडिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90। उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, नॉर्मल के लॉन्ग 90 डिग्री का। इस केस में ये क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उस केस में लाइट आगे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। इस केस में लाइट आगे रिफ्रैक्ट नहीं होगी तो उस केस में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हेन आई शुड बी इक्वल टू आई सी, एक ऐसा केस आएगा जब अगेन इसमें से क्या है लाइट अगेन इंसिडेंट होगी और इसमें क्या होगा नॉर्मल बनेगा और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आई सी। एंगल आई शुड बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा टाइम पे एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल के केस में क्या होगा, तो वो वापस उसी मीडियम में वो क्या कर जाएगी, वापस रिफ्रैक्ट कर जाएगी। When angle of incidence should be greater than critical angle. When angle of incidence should be greater than critical angle, तो वापस उसी में क्या है रिफ्रैक्ट बैक कर जाएगी सेम मीडियम में। तब वो हमारा क्या होगा, that ray of light is called total internal reflection of light. फर्स्टली इसमें हमने क्या डिस्कस किया, एक रे आई वो इंसिडेंट हुई डेंसर से रेयरर मीडियम में, आगे फर्दर क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी। फिर एक रे आई इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हो गई डेंसर से रेयरर मीडियम में। नेक्स्ट फिर कुछ टाइम बाद एक रे आई, फिर उसमें क्या है नॉर्मल के लॉन्ग उसमें एंगल बनेगा 90। जब थीटा 90 होगा तो वो फिर आगे रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो उस केस में ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कोरोस्पोंडिंग टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब एंगल 90 होगा तो उस केस को हम बोलेंगे दैट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। फिर अगर एक और रे आई और वो क्या है 90 से भी आगे का एंगल बना गई, 90 से ग्रेटर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होगा जब क्रिटिकल एंगल से, तो वो क्या बनेगा रिफ्रैक्ट कर जाएगी, वो आगे बेंट नहीं होगी रेयरर मीडियम में, वो वापस उसी सेम मीडियम में वो फर्दर क्या है रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, द रिफ्रैक्टेड रे इज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या है बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस केस में क्या होगा, so that the angle of refraction is always greater than angle of incidence. तो इस केस में क्या होगा, so the angle of refraction is always greater than
अब इस डायग्राम के थ्रू जो हमने एक्सप्लेन किया वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट आई और डेंसर से रेयर मीडियम में पास कर गई तो वो क्या है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो ये क्या है, ये नॉर्मल से क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, बेंड हो गई। तो उस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से। सो नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो देयरफॉर इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज, देयरफॉर if the angle of incidence will increase, if the angle of incidence will increase, अगर इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, then the angle of refraction will also increase, then the angle of, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल आल्सो इंक्रीज, एक ऐसी लिमिट आ जाएगी until limit is reached when angle of refraction become equal to 90 डिग्री। एक ऐसी लिमिट आ जाएगी जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाएगी, उसके सरफेस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। until a limit is reached, until a limit is reached when the angle of refraction becomes 90 degree, angle of refraction becomes 90 degree, तो उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सरफेस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, जो